अभी भी कुछ ऐसी मुश्किल तकनीकी समस्याएं हैं जो वाटसन और उसके जैसों को आने वाले कल के ज़्यादातर डॉक्टरों की जगह लेने से रोकती है। लेकिन इन तकनीकी समस्याओं, जो हालांकि मुश्किल है, को एक बार हल किए जाने भर की ज़रूरत है। इंसानी डॉक्टरों का प्रशिक्षण एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें सालों का वक्त लगता है। जब अध्ययन और प्रशिक्षण के लगभग एक दशक के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब कुल मिलाकर आपके हाथ एक डॉक्टर लगता है। अगर आप दो डॉक्टर चाहते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया नए सिरे से दोहरानी पड़ती है। इसके विपरीत, अगर आप कभी वाटसन में रुकावट पैदा कर रही समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि अंतहीन डॉक्टर मिल जाएंगे जो दुनिया के हर कोने में पूरे हफ्ते 2400 घंटे उपलब्ध हुआ करेंगे। इसलिए अगर इसको कारगर बनाने में 100 अरब डॉलर का खर्च भी जाता है, तब भी दीर्घकालीन स्तर पर यह इंसानी डॉक्टर को प्रशिक्षण देने से बहुत सस्ता पड़ेगा। निश्चय ही सारे इंसानी डॉक्टर दृश्य से नदारद नहीं हो जाएंगे। ऐसे उद्यम जो रोग निदान की साधारण प्रक्रिया के मुकाबले रचनात्मकता के उच्च स्तर की मांग करते हैं, वे निकट भविष्य में इंसानों के हाथ में ही रहेंगे। ठीक जिस तरह 21वीं सदी की सेनाएं अपने उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त विशेष बलों के आकार में वृद्धि कर रही है, उसी तरह भविष्य की स्वास्थ्य सेवाएं भी आर्मी, रेंजर और विशेष नौसैनी कार्यबलों के चिकित्सकीय समकक्षों के लिए बहुत ज़्यादा नौकरियों की पेशकश कर सकती है। लेकिन जिस तरह अब सेनाओं के लिए लाखों की तादाद में जीआईज की ज़रूरत नहीं रह गई है, उसी तरह भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए लाखों जीपीज, जनरल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जो बात डॉक्टरों के संदर्भ में सही है, वही उससे दोहरे स्तर पर औषधि विक्रेताओं के बारे में सही है। 2011 में सैन फ्रांसिस्को में एक फार्मेसी खुली है जिसमें सिर्फ एक रोबोट काम करता है। जब कोई आदमी उस फार्मेसी में आता है तो वो रोबोट उस ग्राहक के सारे नुस्खे प्रेस्क्रिप्शन लेता है। साथ ही अगर मरीज कोई और दवा लेता है तो उसकी संदिग्ध एलर्जी की विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। यह रोबोट इस बात का निश्चय करता है कि नुस्खे में लिखी गई नई दवाएं किसी दूसरी दवा या एलर्जी के साथ विपरीत प्रतिक्रिया तो नहीं करती, और इसके बाद ही वो उस ग्राहक को वांछित दवाएं देता है। इस रोबोट या औषधि विक्रेता ने अपने कामकाज के पहले साल में एक भी गलती किए बिना 20 लाख नुस्खे निपटाए। एक हार्ड मास के बने औषधि विक्रेता से औसतन 1.7% नुस्खों के मामले में चूक हो जाती है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मतलब प्रति वर्ष 5 करोड़ नुस्खों का गलत समझा जाना होता है। कुछ लोग का तर्क है कि अगर एक एल्गोरिदम डॉक्टरों और औषधि विक्रेताओं को उनके व्यवसाय के तकनीकी पक्षों में मात दे भी देता है, तब भी वह उनके मानवीय स्पर्श की जगह नहीं ले सकता। अगर आपका सीटी दर्शाता है कि आपको कैंसर है, तो यह सूचना आप एक निर्जीव मशीन से हासिल करना पसंद करेंगे या उस इंसानी डॉक्टर से जो आपकी भावनात्मक अवस्था के प्रति सचेत है। मान लिया, लेकिन यह सूचना उस सचेत मशीन से हासिल करने के बारे में क्या ख्याल है जो आपकी भावना और व्यक्तित्व के मुताबिक अपने शब्दों को गढ़ती है। याद रहे कि प्राणी एल्गोरिदम है और वाटसन आपकी भावनात्मक अवस्था को उतने ही सटीक ढंग से समझ सकता है जितने सटीक ढंग से वो आपकी अंदरूनी गठानों का पता लगा लेता है। एक इंसानी डॉक्टर आपकी भाव भंगिमाओं और आपके बोलचाल के लहजे जैसी बाहरी संकेतों का विश्लेषण करते हुए आपकी भावनात्मक अवस्था की पहचान करता है। वाटसन न सिर्फ इस तरह के बाहरी संकेत का विश्लेषण इंसानी डॉक्टर के मुकाबले ज़्यादा सटीक ढंग से कर सकेगा, बल्कि वह इसी के साथ साथ ऐसे अनेक आंतरिक संकेतों का भी विश्लेषण कर सकेगा जो सामान्यतः आपकी आंखों और कानों से ओझल बने रहता है। आपको रक्तचाप, मस्तिष्क की गतिविधियों और असंख्य दूसरी जैव सांख्यिकीय सूचनाओं की निगरानी करते हुए वाटसन एकदम ठीक ठीक ढंग से जान सकेगा कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। पहले जिन लाखों सामाजिक स्थितियों से वाटसन का सामना हो चुका होगा, उनसे एकत्र किए गए आंकड़ों की बदौलत वो आपको यह बता सकेगा कि आपको महज सही स्वर में क्या सुनने की ज़रूरत है। आपने अपनी बहु प्रशंसित भावनात्मक सूझबूझ के बावजूद मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं और प्रतिकूल ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी क्रोधित व्यक्ति से मुठभेड़ होने पर वे चिल्लाने लगते हैं और किसी भयभीत आदमी की बात सुनकर वे अपने बेचैनी को काबू होने की खुली छूट दे देते हैं। वाटसन इस तरह के प्रलोभनों का शिकार कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं होगी, इसलिए वह आपकी भावनात्मक अवस्था के प्रति बेहद सटीक प्रतिक्रिया करेगा। कुछ ग्राहक सेवा विभागों द्वारा, जैसे कि शिकागो स्थित मैटरसाइड कॉरपोरेशन द्वारा
शुरू किए गए विभाग द्वारा इस अवधारणा को पहले ही आंशिक तौर पर क्रियान्वित किया जा चुका है। मेट्रो साइट अपने सामान का विज्ञापन इस विवरण के साथ करता है, क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए ऐसा महसूस किया है जैसा सहसा उसके साथ आपकी दोस्ती हो गई हो? यह जादुई एहसास व्यक्तियों के बीच रिश्ता कायम हो जाने का नतीजा होता है। मेट्रो साइट यह एहसास हर दिन सारी दुनिया में फैले अपने कॉल सेंटर्स में पैदा करता है। जब आप किसी अनुरोध या शिकायत के साथ किसी ग्राहक सेवा केंद्र को फ़ोन करते हैं, तो वह आपके कॉल को किसी नुमाइंदे के पास तक पहुंचाने के लिए कुछ सेकंड का वक्त लेता है। मेट्रो साइट व्यवस्था के तहत आपका कॉल एक अक्लमंद एल्गोरिदम के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। आप सबसे पहले फ़ोन करने की वजह बताते हैं। एल्गोरिदम आपकी समस्या को सुनता है, आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों और आपके लहजे का विश्लेषण करता है और उनके आधार पर न सिर्फ आपकी मौजूद भावनात्मक अवस्था बल्कि आपके व्यक्तित्व की बनावट की भी समझ लेता है कि आप अंतर्मुखी हैं, बहुमुखी हैं और विद्रोही किस्म के हैं या दूसरे पर निर्भर करने वाले हैं। इस जानकारी के आधार पर यह एल्गोरिदम आपका कल एक ऐसे नुमाइंदे के पास पहुंचाता है जो आपकी मनस्थिति और व्यक्तित्व के साथ सबसे ज़्यादा मेल रखता है। यह एल्गोरिदम जानता है कि आपको किसी ऐसी सहानुभूतिशील व्यक्ति की ज़रूरत है जो धीरज के साथ आपकी शिकायतों को सुने, या किसी को तर्कशील किस्म के व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको सबसे फुर्तीला तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। इस तरह के सुसंयोग से दोनों के हित सत्य हैं, ग्राहक भी खुश और ग्राहक सेवा केंद्र के समय और धन की कम से कम बर्बादी। अनुपयोगी वर्ग। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बहुत तर्कसंगत ढंग से यह हो सकता है कि अनावश्यक लोगों का क्या किया जाए। जब हमारे पास ऐसे अत्यंत अक्लमंद अचेतन एल्गोरिदम होंगे जो लगभग हर काम बेहतर ढंग से कर सकेंगे, तब चेतना संपन्न मनुष्य क्या करेंगे? समूचे इतिहास के दौरान रोजगार का बाजार 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित रहा है: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। लगभग 1800 तक लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा खेती संबंधी काम किया करता था और बहुत थोड़े से लोग थे जो उद्योग या सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए थे। औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित देशों के लोगों ने खेतों और पशुओं को त्याग दिया। ज़्यादातर लोग उद्योगों में लग गए, लेकिन बढ़ती हुई तादाद में लोगों ने आजीविका के लिए सेवा क्षेत्र को चुनना भी शुरू कर दिया था। हाल में दशकों में विकसित देशों में एक और क्रांति हुई। जैसे जैसे औद्योगिक रोजगार खत्म होते गए, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र विस्तार पाता गया। 2010 में मात्र 2% लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते थे और 20% लोग औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे, जबकि 78% लोग अध्यापकों, डॉक्टरों, वेब पेज डिजाइनर और इस तरह के अन्य पेशों में लगे थे। जब विचारहीन एल्गोरिदम मनुष्य के बेहतर ढंग से अध्यापन, रोग निदान और आकलन करने में लग जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? यह कोई नितांत नया प्रश्न नहीं है। औद्योगिक क्रांति के विस्फोट के समय से ही लोग इस बात को लेकर भयभीत रहने लगे थे कि यांत्रिकरण बेरोजगारी की वजह बन सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पुराने व्यवसाय के चलने से बाहर जो जाने के साथ नए व्यवसाय विकसित होते हुए गए और यह स्थिति हमेशा बनी रही कि कुछ काम ऐसे हुआ करते थे जिनको मनुष्य मशीनों से बेहतर ढंग से कर सकते थे। लेकिन यह कोई प्राकृतिक नियम नहीं है और इस बात की गारंटी देने वाली कोई चीज़ नहीं है कि इस तरह की स्थिति भविष्य में बनी रहेगी। मनुष्य में 2 बुनियादी किस्म की काबिलियतें होती हैं, शारीरिक और संज्ञानात्मक। जब तक मशीनें मनुष्य के साथ शारीरिक काबिलियतों के मामले में प्रतिस्पर्धा करती थी, तब तक ऐसे असंख्य संज्ञानात्मक उद्यम थे जिनको मनुष्य बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकते थे। इसलिए जब मशीनों ने विशुद्ध शारीरिक स्तर पर किए जाने वाले काम अपने हाथ में ले लिए, तो मनुष्य ने उस तरह के कामों पर खुद को एकाग्र किया जो कम से कम कुछ संज्ञानात्मक दक्षताओं की मांग करते थे। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब एल्गोरिदम याद करने, विश्लेषण करने और पैटर्नों को पहचानने के मामले में हमें मात दे देंगे? यह ख्याल कि मनुष्य के पास हमेशा ही एक ऐसी अनूठी काबिलियत होगी जो चेतनाहीन एल्गोरिदमों की पहुंच से परे होगी, एक ख्याली पुलाव मात्र है। इस दिवा स्वप्न के ताज़ा वैज्ञानिक जवाब का सारांश 3 साधारण सिद्धांतों में पेश किया जा सकता है। 1. प्राणी एल्गोरिदम है। हर प्राणी, जिसमें होमो सेपियंस शामिल है, विकास प्रक्रिया के लाखों वर्षों के दौरान प्राकृतिक वर्ण द्वारा गढ़े गए जैविक एल्गोरिदमों का एक समागम है। 2. एल्गोरिदमीय गणनाएं, कैलकुलेशंस, उस सामग्री से प्रभावित नहीं होती जिससे कैलकुलेटर बनाया जाता है। एबेकस चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो या प्लास्टिक का,
2 गुड़ियों में 2 गुड़ियाँ मिलाने पर उनकी संख्या 4 ही होती है। 3, इसलिए ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि जैविक एल्गोरिदम ऐसे काम कर सकेंगे जिनको दोहरा पाने या जिनको श्रेष्ठ ढंग से कर पाने में अजैविक एल्गोरिदम सक्षम नहीं होंगे। जब तक गणनाएं सही बनी रहती है तब तक इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एल्गोरिदम कार्बन में प्रकट होते हैं या सिलिकॉन में। यह सही है कि फिलहाल अनेक ऐसे काम हैं जिनको जैविक एल्गोरिदम अजैविक एल्गोरिदमों के मुकाबले बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और विशेषज्ञों ने बार बार इस बात की घोषणा की है कि ऐसा कुछ है जो अजैविक एल्गोरिदम की पहुंच से हमेशा बाहर बना रहेगा। लेकिन पता चलता है कि हमेशा का मतलब अक्सर 1 या 2 दशक से ज़्यादा नहीं होता। कुछ समय पहले तक चेहरे की पहचान एक ऐसे काम का अनुकूल उदाहरण हुआ करती थी जिसको शिशु तक आसानी से कर लेते थे, लेकिन जिसमें अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर तक से चूक हो जाया करती थी। आज चेहरे की पहचान के कंप्यूटर प्रोग्राम लोगों को इंसानों से कहीं ज़्यादा दक्षतापूर्वक और फुर्ती से पहचानने में सक्षम है। पुलिस बल और खुफिया तंत्र संदिग्धों और अपराधियों को ढूंढ निकालने के लिए निगरानी कैमरे के अंतहीन घंटों के वीडियो फुटेज को स्कैन करने के वास्ते इस तरह से प्रोग्रामों का नियमित इस्तेमाल करते हैं। 1980 जब लोग मनुष्यता की अनूठी प्रकृति के बारे में चर्चा किया करते थे तो वे मनुष्य की श्रेष्ठता के प्राथमिक सबूत के तौर पर शतरंज का आदतन इस्तेमाल करते थे। उनको विश्वास था कि कंप्यूटर शतरंज के खेल में इंसानों को कभी मात नहीं दे पाएंगे। 10 फरवरी 1996 को IBM के डीप ब्लू ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराकर इंसानी श्रेष्ठता के इस खास दावे को झूठा साबित कर दिया। डीप ब्लू को रचने वालों द्वारा इसको शुरुआती बढ़त प्रदान की गई थी। उन लोगों ने इसको न सिर्फ शतरंज के बुनियादी नियमों बल्कि शतरंज की रणनीतियों के संबंधी विस्तृत निर्देशों से भी लेस किया हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई संतति इंसानी परामर्श की बजाय मशीनी शिक्षण को प्राथमिकता देती है। 2015 में गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किए गए एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने खुद से यह सीख लिया था कि 49 सर्वश्रेष्ठ अटारी खेल किस तरह खेले जाएं। इस प्रोग्राम के एक डेवलपर डॉक्टर डेमिस हसाविस ने बताया कि हमने इस सिस्टम को जो एकमात्र सूचना दी थी वो थी स्क्रीन पर रॉ पिक्सेल और यह विचार कि इसको अधिकतम स्कोर हासिल करना है, और बाकी सब कुछ इसी ने हल किया। इस प्रोग्राम ने इसके सामने पेश किए गए पैकमैन और स्पेस इन्वेडर्स से लेकर कार रेसिंग और टेनिस खेलों तक सारे खेलों के नियम सीख लिए। इसके बाद इसने इन खेलों को इंसानी जितनी अच्छी तरह से या उससे भी बेहतर ढंग से खेला, और कभी कभी ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया जो इंसानी खिलाड़ियों को कभी सूझती तक नहीं थी।